गुड इवनिंग बच्चों। मैं अभिषेक पांडे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के गणित और विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक होगा कक्षा 10 की गणित का पहला अभ्यास वास्तविक संख्याओं का चैप्टर 1.3 आज हम लोग हल करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक 1.1 और 1.2 का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो जाके 1.1 और 1.2 का वीडियो अच्छी तरीके से देख लें ताकि 1.3 समझने में उनको कोई दिक्कत ना हो। 1.3 पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझना होगा, एक प्रमेय समझना होगा। आप NCERT के बुक में देखोगे तो इस प्रमेय को प्रमेय 1.3 कहा गया है। प्रमेय 1.3 उस चीज़ को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p क्या है, अगर आप मान लो कि p कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और a को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लो, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी बहुत ध्यान से। a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ मैं देखो लिख दे रहा हूँ, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो आपको ध्यान देना होगा तो p a को भी विभाजित करेगा। ये चीज़ बहुत बारीकी से आप समझ लीजिए। यदि p किसी धनात्मक p जो कि एक अभाज्य संख्या है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है तो वो p उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। विभाजित करेगा, ठीक है। कक्षा 9 में आपने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी थी, जैसे मैं यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ। एक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, और दूसरी अपरिमेय संख्या हो, उनका योग। देखिए बीच में मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, योग हो या अंतर हो, वो भी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, दोनों ही एक कैसी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर कोई परिमेय संख्या हो और वो परिमेय संख्या शून्य को छोड़कर, परिमेय संख्या हो और उस किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर, मैंने यहाँ शाब्दिक अर्थ उसका लिख दिया, शून्येतर परिमेय संख्या हो, उसका अपरिमेय संख्या के साथ गुणा हो रहा हो, ठीक है, अथवा भाग हो रहा हो, अथवा भाग हो रहा हो, तो आपका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझ लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हो अथवा अंतर हो, अथवा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा हो अथवा भाग हो, केवल शून्योत्तर यानी कि शून्य के बाद वाली संख्याएं आपको, जो परिमेय संख्या शून्योत्तर हो यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य के बाद वाली हो, शून्य को आपको छोड़ देना है, तो उनका गुणा और भाग भी एक अपरिमेय संख्या आती है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूँ पहले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 है आपके अभ्यास 1.3 का। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको यही प्रश्न है, आपका प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसको सॉल्व करूँगा और सॉल्यूशन जिस विधि से करूँगा उस विधि का नाम है विरोधोक्ति, विरोधोक्ति या विरोधाभास विधि, विरोधोक्त अथवा विरोधाभास विधि। इस विधि के माध्यम से मैं क्या करूँगा, सिद्ध करूँगा कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। विरोध का मतलब ये होता है कि हम इसका उल्टा मान के चलेंगे, कि हम मानेंगे क्या, देखिए मैं हल कर दे रहा हूँ, इसका हल आप देखिए यहाँ से। मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखो हमने ऐसा मान लिया कि विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने मान लिया कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डेफिनेशन पता होगी कि परिमेय संख्या कोई भी होती है उसको हम लोग a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा आप सभी को आती है कि ऐसी संख्याएं जिनको a/b के रूप में लिखा जा सके और b 0 के बराबर ना हो, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अगर हमने यहाँ मान लिया है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम √5 को a/b के बराबर कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया √5 क्या है? a/b के बराबर होगा। ये a/b क्या है, a और b क्या है, तो आप सभी को पता है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, पहले भी बता दिया हूँ। जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, a और b क्या है? सहभाज्य पूर्णांक हैं, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ें सबको समझ में आ गई होगी, चूँकि परिमेय संख्या की परिभाषा सबको आती है, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देना उचित समझूंगा। अभाज्य संख्या, ये सह अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? तो याद रखना, वे संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने पीछे के वीडियो में इस चीज़ के बारे में पहले ही डिस्कशन कर रखा है कि सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका संख्या एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी a और b का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। कौन? आंसर है एक। a और b का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, एक माने संख्या एक, इसके अलावा और कोई भी संख्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान से समझ लेनी है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इस समीकरण को मैंने जो ये √5 बराबर a/b किया था, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। मैं क्या कर दे रहा हूँ, देखिए समीकरण 1 को मैं कैसे कर सकता हूँ। समीकरण 1 से मैं b को इधर भेज सकता हूँ, तो ये हो जाएगा √5b बराबर a, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? √5b बराबर a। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर ले रहा हूँ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा? आंसर है 5 हो जाएगा। b का वर्ग क्या हो जाएगा? b², और a का वर्ग क्या हो जाएगा? a²। तो 5b² बराबर a²। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब a² का एक गुणनखंड 5 है कि नहीं है? इसका यही तो मतलब है, अगर a² बराबर 5b² के है तो इसका मतलब a² का एक गुणनखंड 5 है। या इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो a² है वो 5 से क्या है? विभाज्य है। a² 5 से विभाज्य है। ठीक, a² 5 से विभाज्य है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ। ठीक, अब आप पीछे परिमेय देखिए, परिमेय मैंने क्या कहा है, यदि ये देखिए a² p से विभाज्य है तो a भी p से विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब अगर a² 5 से विभाज्य है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए इसका नाम मैंने दे रखा था, देखिए परिमेय 1.3। क्या नाम दे रखा था? परिमेय 1.3। तो मैं कहूँगा इसलिए परिमेय 1.3 से a भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको मैं कोई कथन नाम दे रहा हूँ। चलिए मैं कह दे रहा हूँ इसको कथन a। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर a 5 से विभाज्य होगा, इसलिए अगर a 5 से विभाज्य है तो मैं a बराबर 5m कह सकता हूँ, जहाँ m क्या है? कोई पूर्णांक है। m कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कहने का सीधा मतलब है m को आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए। अगर a 5 से विभाज्य है तो m को आप 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तब भी a जो है वो 5 से विभाजित होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
अब फिर से मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस a का मान इस समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ। देखिए a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान उठा के समीकरण 2 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5b² बराबर a के स्थान पर हमें कितना रखना है 5m, तो मैंने रख दिया 5m का स्क्वायर था, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो आएगा 5b², 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और m का स्क्वायर क्या होगा m²। इसको मैं और सॉल्व करता हूँ, 5 को उधर भेजूँगा तो 5 से ये 25 डिवाइड हो जाएगा, तो b² बराबर कितना आएगा 25, 5m², b² बराबर 5m²। इसका क्या मतलब है, फिर से आप इसी तरीके से देख रहे हैं 5b² बराबर a² आया था, यानी a² 5 से विभाजित था। अब b² बराबर 5m² आया, इसका क्या मतलब है कि ये जो b² है वो 5 से विभाज्य है, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ b² 5 से विभाज्य है, ये चीज़ सबको समझ में आ रही होगी। इसका क्या मतलब है, फिर से परमेय 1.3 देखते हैं। ये देखिए परमेय 1.3 देखते हैं कि अगर a² से p विभाज्य है तो a भी p को विभाजित करता है। यहाँ पे आ जाते हैं, अगर b² 5 से विभाज्य है इसलिए क्या होगा b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा। इसको मैं दे रहा हूँ कथन 2, कथन b, इसका क्या नाम दे रहा हूँ कथन b। कथन a और b से आपको क्या समझ में आ रहा है, a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, क्या समझे। इसलिए कहने का मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ बॉक्स में। इसलिए कथन a और b से हमको क्या समझ में आया, कथन a व कथन b से हमको क्या समझ में आया, हम कह सकते हैं कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, क्योंकि a भी 5 से विभाजित हो रहा है और b भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अगर a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो दिमाग लगाकर सोचिए कि क्या a और b एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि हम पीछे माने हैं जहाँ a और b क्या हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जानते हो, एक संख्या एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर a और b में एक के अलावा एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अगर a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं तब तो हमारा मानना गलत हो गया। इसका क्या मतलब, a और b अगर सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5√5 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या अगर होती तो a और b सहअभाज्य संख्याएं होती। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देखिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए हमको क्या समझ में आया, इसलिए हम कहेंगे जो कि हमारे मानने के विपरीत है, जो कि हमारे मानने के विपरीत है, मानने के विपरीत है। अतः √5 क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से देखिए, हमको क्या सिद्ध करना है, √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, उस प्रोसेस का नाम होगा विरोधोक्ति या विरोधाभास विधि। विरोधोक्ति या विरोधाभास का क्या मतलब है कि जो हमको सिद्ध करना है उसके अपोजिट हम मान लेंगे।
हमको सिद्ध करना था कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके अपोजिट उसके उल्टा हमने ये मान लिया कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप सभी को पता है कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं होती हैं, सहभाज्य पूर्णांक होता है और b ≠ 0 होता है। इसलिए √5 को हमने a/b के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमने मान रखा है √5 एक परिमेय संख्या है। तो a और b कैसी संख्याएं हो गई, सहभाज्य पूर्णांक हो गए, और b किसके बराबर है, ≠ 0। ठीक, सहभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं, आंसर है सहभाज्य पूर्णांक वह पूर्णांक होता है जिसमें या जिसका केवल अंक 1 को छोड़कर कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब हमने क्या किया, समीकरण इस समीकरण का एक का हमने वर्ग कर, एक को क्या कर दिया, सॉल्व किया, b को इधर भेजा, √5b बराबर a हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया तो हमको ये मिल गया रिजल्ट। अब हमको क्या समझ में आया, क्योंकि a² का गुणनखंड 5 है, इसका मतलब a² जो है वो 5 से विभाज्य है। अब हम प्रमेय 1.3 देखते हैं, तो प्रमेय 1.3 में कहा गया है यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a² है, उसको कोई अभाज्य संख्या p विभाजित करती है तो a को भी p विभाजित करेगी। इसका क्या मतलब समझ में आया कि अगर a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, इसको हमने कथन ही कह दिया। अब अगर a 5 से विभाज्य होगा तो हम a बराबर 5 m लिख सकते हैं, यहाँ जहाँ m क्या है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m की वैल्यू 1 2 3 4 etc कुछ भी हो सकती है, और कुछ भी आप रखेंगे तो ये उसको डिवाइड करेगा। अब फिर से हमने क्या किया, इस a का मान उठा के इस वाले समीकरण में रख दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, सॉल्व किया तो हमारा लास्ट में मिला b² बराबर 5m²। क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि b² का एक गुणनखंड 5 है, इसका मतलब b² 5 से विभाज्य है। फिर से प्रमेय 1.3 का हम यूज करते हैं तो हमको समझ में आता है b भी 5 से विभाज्य होगा, इसको हमने कथन भी मान लिया। अब a भी 5 से विभाज्य है, b भी 5 से विभाज्य है, इसका क्या मतलब कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 5 है, ये मैंने लिख रखा है कि कथन a और कथन b से हमको समझ में आता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो क्या a और b जो है वो सहभाज्य संख्याएं हुई, आंसर नहीं। क्यों सहभाज्य संख्याएं नहीं हुई, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं में संख्या 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जबकि हमको एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला है। इसका मतलब a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, और अगर a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो कि हमारे मानने के क्या है, विपरीत है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। अब जल्दी से मैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूँ। प्रश्न संख्या 2 आप कहा गया है आपको, मैं यहाँ उस प्रश्न पहले लिख दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए फिर से एक बार, फिर से वही सारी चीज़ें, सॉल्यूशन आप करते हो, इसका हल करते हो। सॉल्यूशन कौन सा प्रोसेस, विरोधोक्ति या विरोधाभास विधि। हम मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर a/b, क्योंकि परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b क्या हैं, फिर से वही चीज़, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं, और क्या है, आंसर है b ≠ 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आगे मैं बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा, इसी को देखिए क्या कर दे रहा हूँ, 3 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर a/b, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको मैं और सॉल्व कर लूँगा तो आएगा 2√5 बराबर, दोनों का एलसीएम लेके b और 1 का एलसीएम होगा b, और 1 का a के साथ गुणा होगा तो a आएगा, -3 का b के साथ होगा तो 3 भी आ जाएगा, यानी कि 2√5 बराबर a - 3b/b। ठीक है, इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं और एक स्टेप बढ़ जा रहा हूँ, √5 को इधर रहने दे रहा हूँ,
और इधर मैं इसको 2 को इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, a-3b/2b। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब a और b कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं। तो a में से अगर मैं 3b a-3b/2b भी कैसा होगा, a और b क्या है, a और b पूर्णांक हैं, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, जहाँ ए और बी कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसका क्या मतलब समझ में आया। इसलिए a-3b/2b ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। a-3b/2b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। जबकि √5 के बारे में हमने पहले ही अभी डिस्कस किया पिछले वाले क्वेश्चन में। √5 कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका क्या मतलब है, देखियो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या मान रखा है कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि जो √5 है ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हल कर रखा है, परंतु मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूफ हो गया हमारा एक लाइन में। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, फिर से वही आया क्वेश्चन कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है हमको। हमने फिर से यही विरोधोक्ति विधि या विरोधाभास विधि का यूज किया। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो ये a/b के बराबर होगा। a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और कंडीशन ये है कि b जो है यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 3 को उधर भेजा तो हमारा आ गया 2√5 बराबर a/b - 3। इसको और सॉल्व किया तो आया 2√5 बराबर a-3b/b। फिर हमने यहाँ पर जो 2 था उसको उस तरफ भेजा तो 2 इधर √5 के साथ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा पूरे के साथ करेगा भाग, तो √5 बराबर a-3b/2b। a और b कैसे पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। इसका मतलब क्या निकला कि a-3b/2b भी क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगा और एक परिमेय संख्या होगी। अगर a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी तो ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हमने पीछे प्रूव किया है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, जो कि सत्य नहीं है। जो कि यहाँ मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, जो कि सत्य नहीं है, जो कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये सत्य नहीं है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 3 + 2√5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। या इसको एक शॉर्टकट मेथड से हम लोग जानते हैं, एक सेकंड मेथड। अभी हमने आपको पीछे बताया था शॉर्टकट मेथड। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि एक परिमेय संख्या के साथ अगर दूसरे अपरिमेय संख्या को जोड़ा अथवा घटाया जाता है, यही तो बताया था। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अथवा अंतर सदैव एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आप देख सकते हैं 3 + 2√5 है। 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, और √5 के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, √5 के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हो गई और ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि 3 + 2√5 का क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी।
लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप जो कंट्राडिक्शन मेथड बताया गया है, विरोधाभास विधि या विरोधोक्ति विधि जो बताई गई है, आप उस विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कह सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हो अथवा अंतर हो तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जानते रहिए चीज़ों को। इस तरीके से भी आप, कोई अगर पूछता है आपसे वन लाइनर में, तो आप इस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप घर पे सॉल्व करिए। कोई दिक्कत होती है तो आप ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़िए, हमसे पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।